देखें, हम लोगों ने बेसिकली फाइनेंशियल मॉडल को भी समझना है और एआई की कैपेबिलिटीज को भी अंडरस्टैंड करना है कि कैसे एआई की कैपेबिलिटीज को यूज करते हुए हम लोग फाइनेंशियल मॉडल्स प्रिपेयर कर रहे हो। अच्छा, मेरा अराउंड 13 ईयर का एक्सपीरियंस है, जिसमें से कोई लास्ट 7 to 8 ईयर से मैं फाइनेंशियल मॉडल्स वगैरह बना रहा हूँ। तो एक फाइनेंशियल मॉडल बनता कैसे है, फिर जब बनाते हुए मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई कि इसको जिस तरह से अकाउंटिंग के अंदर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, आईएएस है, आईएफआरएस है, इसी तरह फाइनेंशियल मॉडल्स के भी, फाइनेंशियल मॉडलिंग के भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। और जो मॉडल फाइनेंशियल आपकी आवाज नहीं इंटरनेशनल आ रही, स्टैंडर्ड्स। हल्की आ रही। सर आपकी आवाज हल्की आ रही है। जी जी। अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, जी सर। अच्छा जी। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। कल की क्लास के लिए माज़रत चाहूँगा, कल हम लोग क्लास नहीं ले सके। एक्चुअली मेरी वाइफ की सर्जरी थी, और वो एक दिन पहले ही हमें डॉक्टर ने कन्वे कर दिया था। एक दिन पहले ही हमें पता चला था कि सर्जरी होगी, क्योंकि वो कोई यहाँ पे प्लान नहीं हो पा रही थी। उसमें काफ़ी सारे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आ रहे थे, और मैं पाकिस्तान आगे कराने का प्लान कर रहा था। लेकिन फिर मैंने वो अपने हेड ऑफ एचआर से डिस्कस किया, तो उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी पे प्रेशर किया, फिर डॉक्टर से बात हुई। फिर अल्टीमेटली डॉक्टर ने और इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी किसी और तरीके से कह रही थी सर्जरी होनी चाहिए, डॉक्टर किसी और तरीके से एग्री कर रहे थे। मैंने काफ़ी डॉक्टर्स भी चेंज कर लिए थे, हॉस्पिटल्स भी चेंज किए थे, लेकिन कोई बात बन नहीं रही थी। तो वो फिर एक एक ही दिन था, अगले दिन करनी थी, या ना डॉक्टर 10 दिन बाद फिर अवेलेबल था सर्जरी के लिए। तो इस वजह से कल की क्लास हमारी वो होगी, स्किप करनी पड़ गई। इस टाइम पे, मतलब इसी टाइम पे मेरी वाइफ आई थिंक कोई 5-10 मिनट पहले यस्टरडे सर्जन वार्ड से वापस आई थी। उनकी लेफ्ट एल्बो की बोन डिसलोकेट हो गई थी उनकी, बेसिकली एल्बो से। तो प्रीवियस हम लोगों ने वीक में फाइनेंशियल मॉडल्स की ओरिएंटेशन में अंडरस्टैंड किया था कि फाइनेंशियल मॉडल्स को हम लोगों ने एआई को कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करके हम लोगों ने फाइनेंशियल मॉडल्स को अंडरस्टैंड करना है, प्रिपेयर करना है, बिल्ड करना है। और आज हम लोग उसको एक स्टेप अहेड जाकर कि एआई का क्या रोल है और फाइनेंशियल मॉडल्स अपने आप में होते क्या है, उसको अंडरस्टैंड करना है। तो एआई के लिए सबसे क्रिटिकल चीज़ जो है ना, वो आप लोगों ने जो समझनी है, वो ये है कि एआई का एक अपना समझ लें कि एवोल्यूशन जो है ना, वो इस तरह से हुआ है। और मैं रिसेंटली एक रिसर्च पढ़ी मैंने, जहाँ पे एंट्रोपिक जो क्लॉड की कंपनी है, उनका ये कहना है कि 95% लोग जो हैं वो चैट फीचर यूज करते हैं क्लॉड का, जबकि बाकी 5% जो है ना वो बाकी फीचर यूज करते हैं, जिसके अंदर क्लॉड कोवर्क आता है, जिसके अंदर क्लॉड का कोड का फीचर आता है, जिसके अंदर क्लॉड का आर्टिफैक्ट का फीचर आता है, जिसके अंदर क्लॉड का डिजाइन का फीचर आता है। ठीक है। और वो कह रहे हैं कि असल पावर जो है ना वो इन फीचर्स में ज्यादा है। ठीक है। लेकिन लोग ज़्यादातर चैट फीचर यूज़ करते हैं, और वो ये अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि यार चैट फीचर को यूज़ करके हमारे काफ़ी सारे काम हो रहे हैं। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि अगर आप एक चीज़ की कैपेबिलिटी ज़्यादा है और आप कम यूज़ कर रहे हैं, स्टिल आप उसका वो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे जो कि बाकी लोग ले रहे हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि चैट के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो क्या हैं। सो चैट की हद तक तो काफ़ी लोग यूज़ कर रहे होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी होती है, although उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगेन ये आती है कि चैट के अंदर, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर भी कुछ लोगों को रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा होता है या उनके मुताबिक मिल रहा होता है, कुछ लोगों को उनके मुताबिक नहीं मिल रहा होता। और इसकी सबसे मेजर रीज़न ये होती है कि अगर आपका आपका जो प्रॉम्प्ट है उसमें ये तमाम चीज़ें नहीं हैं, तो आपको उस हिसाब से आउटपुट नहीं मिल रही होगी। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं कि अगर देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि अरे कंपनी है और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके दो, तो आवाज नहीं आ ठीक है, रही। मैंने उसको फाइनेंशियल एनालिसिस करना है। तो अगर मैं सिर्फ ये, बहुत जेनेरिक रिस्पॉन्स मिलेगा। हेलो। अब सही आई। हेलो।
जी सर, जी जी। सर आप मैं ये सही कह है रहा हूँ कि ये। अगर हम लोग सिंपल ये लिखेंगे ना कि एनालाइज द। हेलो। जी सर बोलें। हेलो। हेलो सर जी बोलें। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम लोग सिर्फ एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमें बहुत जेनेरिक सा रिस्पॉन्स कर देगा। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग उसको स्पेसिफिकली जाकर बताएंगे कि तुम्हारा रोल क्या है। रोल से मुराद ये है कि मैंने अगर एक फाइनेंशियल मॉडल बना रहा हूँ तो फाइनेंशियल मॉडल बनाते हुए मुझे उसको बताना पड़ेगा कि मैं उसको एक एक्सपर्ट फाइनेंशियल मॉडलर समझता हूँ, एआई को। ठीक है। तो मैं उसको बताऊंगा कि यार आपको मैं एक आप एक्ट करो, या आई 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 ट्रीट यू एज एन एक्सपर्ट, एज अ स्पेशलिस्ट इन फाइनेंशियल मॉडलिंग। एंड ये मेरी कंपनी का हिस्टोरिकल डेटा है। इस डेटा को मद्देनज़र रखते हुए मुझे तुम बताओ कि मेरे ग्रोथ के ड्राइवर्स क्या क्या हो सकते हैं, या जो मैंने ग्रोथ के ड्राइवर्स बनाए हैं क्या ये एनफ हैं ग्रोथ के ड्राइवर्स, या आपके हिसाब से ग्रोथ की प्रोस्पेक्टिव और क्या क्या मेरे सिचुएशन में हो सकती है। और जब आपने कोई भी उसको प्रॉम्प्ट देना, उसके पास जो आउटपुट आएगी उस आउटपुट को आपने एज अ क्वालिटी चेक खुद रीचेक भी करना है। तो ये एक बड़ा कंप्रिहेंसिव सा प्रॉम्प्ट होगा जिसके अंदर उसका रोल भी डिफाइन होगा, उसको डेटा भी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं उससे कराना क्या चाह रहा हूँ, मुझे आउटपुट क्या चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर पिच डेक बना रहा हूँ तो वो पावर पॉइंट में मुझे आउटपुट चाहिए। मैं फाइनेंशियल मॉडल जो लेके चल रहा हूँ वो तो एक्सेल की फाइल है। और फिर क्वालिटी चेक्स हैं। क्वालिटी चेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जहाँ पर आपने एक बताना होता है कि अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जब भी किसी जगह पर आपकी कोई लिमिटेशन आएगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने मेरे से पूछना है। जिस तरह से अगर अगर आप में से किसी ने फाइनेंशियल मॉडल बनाया हुआ है तो उसको आइडिया होगा कि हम हर लाइन पे कोई ना कोई ग्रोथ का पर्सपेक्टिव लेते हैं। तो अगर कोई ऐसी लाइन है जहाँ पर एक एआई को नहीं समझ लग रही कि यहाँ पे ग्रोथ का पर्सपेक्टिव क्या लेना है, तो वो आपसे पूछे कि यार जो ये स्पेसिफिक हेड है फॉर एग्जांपल यूटिलिटी का, इस पे इस पे इस पे क्या परसेंटेज लगानी है फॉर फोरकास्टिंग, वो आपसे पूछेगा तब ही वो काम कर सके। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ सिंपल ये लिख देंगे कि यार बिल्ड अ फाइनेंशियल मॉडल और एनालाइज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर मी, तो वो क्या करेगा, हमें इस चीज़ को समझना होगा कि एआई जो है, एआई वर्क कैसे करता है। एआई वर्क इस तरह से कर रहा होता है कि एआई जो एलएलएम मॉडल है, ये इनके पास दुनिया का डेटा है। और दुनिया के डेटा में इशू ये है कि जब आप उससे कोई क्वेश्चन करते हैं या उसको यूज़ करते हैं चैट के फीचर यूज़ करके, तो वो आपको एवरेज रिस्पॉन्स देता है उस पूरे डेटा का। उस पूरे डेटा का एवरेज रिस्पॉन्स देता है। उसमें इशू ये है कि एवरेज रिस्पॉन्स जो आपको मिल रहा है तकरीबन उसी तरह का एवरेज रिस्पॉन्स एक और बंदे को, अगले बंदे को मिल रहा है जो यूज़ कर रहा है, या थर्ड बंदा भी यूज़ कर रहा है, फोर्थ बंदा भी, पर्सन भी जो यूज़ कर रहा है, इन सबको रिस्पॉन्सेज ऑलमोस्ट सेम मिल रहे हैं। तो इसमें इसको यूज़ करके आप कभी भी कंपेटिटिव एज हासिल नहीं कर सकते। दूसरा ये कि आपको ये बहुत एवरेज रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वो क्वालिटी क्रिएट या वो उस लेवल का रिस्पॉन्स नहीं बन रहा होता जो प्रोफेशनल लेवल पे यूज़ हो सकता है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि सर उसका अच्छा का सोल्यूशन क्या है, तो उसका सोल्यूशन इन्हीं कंपनीज ने खुद दिया कि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से एक स्टेप अहेड जाकर कॉन्टेक्स्ट एंड हार्नेस इंजीनियरिंग की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट या हार्नेस इंजीनियरिंग क्या होती है? तो तो अगर आप क्लाउड में जाएं तो क्लाउड के अंदर आपको प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है। इन प्रोजेक्ट्स में अगर जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने जाते हैं तो वो आपको उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछता है कि यार मैंने कौन सी फाइल्स यूज़ करनी है। अब अब मुझे पता है कि यार मैं एक फाइनेंशियल मॉडल बनाने जा रहा हूँ एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी का। और जरा मैं राइट में कंपनी में काम कर रहा हूँ और हम लोग एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो हमारी बेसिकली है भी ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी। तो मुझे पता है कि मेरे पास ऑलरेडी प्रैक्टिकल लेवल के 5 से 6 फाइनेंशियल मॉडल पड़े हुए हैं जिनकी बेसिस पे हम लोगों ने कंपनीज परचेज की हुई हैं, जो कि बिग फोर से ऑडिट भी हुए हुए हैं वो फाइनेंशियल मॉडल। अब मैं उसको कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो स्पेसिफिक फाइल्स दे दूंगा। ठीक है। जब भी मैं एक नया फाइनेंशियल मॉडल बनाने जा रहा हूँ तो मैंने क्या किया कि मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया क्लाउड के अंदर, और उस क्लाउड के नए प्रोजेक्ट के अंदर मैंने उसको एक तो इंस्ट्रक्शंस देनी है। इंस्ट्रक्शंस क्या देनी है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपके सामने वो पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हैं वो सिखाऊंगा। देन उसको कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? जब मैं उसको अपने पिछले 5 से 6 फाइनेंशियल मॉडल्स दूंगा और उनके पिच डेक दूंगा, अब क्या होगा कि अब उसके पास बहुत स्पेसिफिक नॉलेज आ चुका है। और राइट में जो प्रोजेक्ट जिसमें हम लोग
इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में हम लोग कितनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, हमारा हमारी कंपनी का, हर कंपनी में जब आप फाइनेंशियल मॉडलिंग या इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं तो उसके कुछ रूल्स बन चुके होते हैं। रूल से क्या मुराद है कि हम लोगों का आरओआई कितना होना चाहिए। आरओए होता है बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। जिस तरह से अगर आपके पास कुछ अमाउंट है और आप कह रहे हैं कि यार मैं लैंड खरीद लूँ, तो आपको ये होगा कि अगर मैं आज आज 50 लाख की लैंड लेता हूँ तो साल बाद कितने की हो जाएगी। लेट को साल बाद हो जाएगी 55 लाख की। तो ये तकरीबन 10% आरओआई बन गया, 5 लाख एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है। इसी तरह रिटर्न ऑन एसेट्स का कितना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा है, फिर एनपीवी, कौन से एनपीवी वाले हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। फिर हम लोग आईआरआर कितना हो तो उस पर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं। फिर काफ़ी ज़्यादा कुछ कंपनीज में बहुत क्रिटिकल होता है। कुछ कंपनीज के लिए पेबैक क्रिटिकल ज़्यादा होता है, कुछ कंपनी के लिए आरओआई ज़्यादा क्रिटिकल होता है, कुछ कंपनीज के लिए आईआरआर क्रिटिकल होता है, कुछ कंपनी का मिक्स चल रहा होता है। तो हमारी जो कंपनी है ना, वो हम लोग मिक्स पे चल रहे होते हैं कि अगर ये तमाम क्राइटेरिया या इतना रिटर्न, इतना पे बैक अगर ये प्रोजेक्ट देगा तो ही हम इस प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे। और उसके अलावा भी जो एसेट मैनेजमेंट बेस्ड कंपनीज होती हैं उनके अंदर पूरा का पूरा रिस्क का डिपार्टमेंट होता है। रिस्क के डिपार्टमेंट ने पूरी की पूरी रिस्क की एसओपीज बनाए होते हैं। तो अगर मैं वो सारे का सारे उसको कंटेक्स्ट में दूंगा और फिर उसके थ्रू मैं फाइनेंशियल मॉडल्स बनाने जाऊंगा। ठीक है। और फाइनेंशियल मॉडल्स में मैं एआई को यूज़ करके, उसकी कैपेबिलिटीज को यूज़ करके एक समझ लें कि रेपिटेटिव काम को ऑटोमेट करूंगा और फिर उससे ऑडिट करवा रहा हूँ फाइनेंशियल मॉडल को, तो वो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देगी एज़ कम्पेयर टू वो पर्सन जो कि सिंपल जाएगा और चैट में जाकर उसको लिख देगा कि यार बस ये चैट में जाओ और और मुझे जो है ना मेरी कंपनी है, और हाँ, मैंने एक एनर्जी बेस्ड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है और इतनी मेरे पास इन्वेस्टमेंट है और मुझे फाइनेंशियल मॉडल बना के दो, तो वो, क्योंकि उसके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा तो वो इतना अच्छा आउटपुट जनरेट नहीं हो सकेगा। तो एआई के लिए सबसे क्रिटिकल चीज़ ये है कि एआई के पास ऑलरेडी जो डेटा होता है वो पूरी दुनिया का डेटा होता है और उसमें से एवरेज रिस्पॉन्स करती है। लेकिन जैसे ही आप उसको कॉन्टेक्स्ट देना शुरू करते हैं, और कॉन्टेक्स्ट इतना क्रिटिकल हो चुका है कि अगर आप चैट जीपीटी में जाएं तो चैट जीपीटी में कस्टम जीपीटी की ऑप्शन है, और अगर आप क्लाउड में जाएं तो क्लाउड के अंदर स्किल की एंड प्रोजेक्ट्स की ऑप्शन है। सेम फॉर द को पायलट। अगर आप को पायलट में जाएं तो को पायलट के अंदर भी प्रोजेक्ट्स की ऑप्शन है। और जो लोग को पायलट 365 यूज़ करते हैं उनको आइडिया होगा कि को पायलट 365 के अंदर यहाँ या इधर एजेंट की ऑप्शन आ रही होती है, और उस एजेंट के पास हमें मजीद ऑप्शन होती है कि आप उसको शेयर पॉइंट के फोल्डर की एक्सेस दे सकते हैं। अब होता क्या है, जब आप उसको शेयर पॉइंट के फोल्डर की एक्सेस देते हैं या इधर प्रोजेक्ट में जाकर आप किसी स्पेसिफिक फोल्डर की इसको मैं एक्सेस दे रहा हूँ। ठीक है। जैसे मैंने कंसोलिडेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑटोमेट की हुई है, तो उसके लिए मैंने इसको इसको पूरा का पूरा इंजन दिया हुआ है। इसको प्रीवियस एक्सेल की फाइल्स दी हुई हैं, प्रीवियस 3-4 सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी हुई हैं। फिर मैंने उसको पूरा एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना के दिया हुआ है जहाँ उसको मैंने बताया कि जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑटोमेट करने जाता हूँ तो मैं किन किन चीज़ों को फॉलो करता हूँ। पहला स्टेप क्या करता हूँ, सेकंड स्टेप क्या करता हूँ। इसी तरह अगर मैं इसको बताऊंगा कि जब मैं फाइनेंशियल मॉडल बनाने जाता हूँ तो मैं कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करता हूँ, वो तमाम चीज़ें मैंने अगर इंस्ट्रक्शंस में और कॉन्टेक्स्ट फाइल में दिया होगा, और फिर मैं जब एआई को यूज़ करूंगा तो वो एआई बेसिकली एक कॉन्टेक्स्ट को फॉलो करके, एक ऐसा डेटा को फॉलो करके जो कि क्वालिटी डेटा, उसको फॉलो करके मुझे अब आउटपुट्स दे रही होगी। लेकिन अगर आप सिंपल जाके चैट में लिखेंगे तो उसके पास ना ये कॉन्टेक्स्ट होगा, ना वो हार्नेस होगी। और लूप में ये है कि फिर उसको मैंने अगर स्केजुअल करना है तो मैं उसको स्केजुअल भी कर सकता हूँ कि मैं इधर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, तो मैं उसको स्केजुअल कर सकता हूँ कि ये वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पर इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ की इन्फॉर्मेशन आती हैं। ठीक है। तो जैसे ही इस इंडस्ट्री से रिलेटेड या इस कंपनी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपने मुझे ईमेल कर देनी है। तो वो बेसिकली लूप के तौर पे काम करना शुरू कर देगा। तो हम लोगों ने फाइनेंशियल मॉडलिंग को तो अंडरस्टैंड करना ही है, लेकिन साथ एआई की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, एआई कैसे हेल्प कर रहा होता है, उसको भी साथ साथ लाजमी अंडरस्टैंड करना है। देखिए, फाइनेंशियल मॉडल जब भी बनता है ना तो वो काफ़ी लोगों को लगता है कि सिर्फ उसमें एक एक्सेल की फाइनेंशियल मॉडल की फाइल बनी होती है और वही यूज़ हो रही होती है, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ एक्सेल की फाइल जो है ना वो अपने आप में कंप्लीट एक फाइनेंशियल मॉडल नहीं होती। फाइनेंशियल मॉडल बनाने के लिए आपको इन कम से कम 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। उसमें से एक स्टेप सिर्फ होता है वो एक्सेल की फाइल जिसमें फाइनेंशियल मॉडल बना होता है। फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिसर्च होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको भी एक रिसेंट एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जहाँ पर हमारी कंपनी नहीं, मेरी फ्रेंड है,
उनकी कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं हेल्दी चिप्स में। जिस तरह से पाकिस्तान में लेस हैं, यहाँ पे भी सऊदी अरब में लेस वगैरह चिप्स खाए जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी ट्रेंड है अब यहाँ पे हेल्दी फूड का। तो दुनिया में कुछ हेल्दी चिप्स, फूड में चिप्स मिल जाते हैं जो कि बेसिकली हेल्दी होते हैं। तो वो बेसिकली चाह रहे थे कि वो उस हेल्दी स्नैक्स की तरफ जाएं। अब जब मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरे पास एक पूरी की पूरी रिसर्च होनी चाहिए। और रिसर्च क्या होगी? रिसर्च ये होगी कि अगर मैं इस हेल्दी चिप्स वाले कारोबार में जाता हूँ तो इसकी मार्केट कितनी है। ठीक है, मार्केट से मुराद ये है कि कितने लोग हैं जो कि ये खा मतलब इंटरेस्टेड हैं हेल्दी चिप्स को खाने में। अच्छा, फिर उसी उस मार्केट को मैंने जो है वो अमाउंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कि अगर ऑन एवरेज अगर लोग 500 रुपए का चिप्स खाते हैं तो ये पूरी मार्केट कितने रुपए की या कितने डॉलर की बन जाती है। फिर मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें ऑलरेडी कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कि ऑलरेडी ये सारा काम कर रहे हैं। और फिर मुझे देखना पड़ेगा कि स्टिल क्या डिमांड फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। और अगर नहीं हो रही और मैं एक इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो उस इन्वेस्टमेंट को अगर मैं करता हूँ तो उसके बेस पे मुझे कितना मार्केट शेयर कैप्चर मिल जाएगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप कोई कारोबार करने जाते हैं तो आपको ये देखना होता है कि वो जो कारोबार करने जा रहे हैं वो कारोबार या वो इंडस्ट्री वो अपने आप में कितना स्केल कर रही है। स्केल से मुराद ये होती है कि वो कितना ग्रो कर रही है एक्चुअली। ठीक है, अगर मुझे नज़र आ रहा है कि यार एक इंडस्ट्री जो है वो ऑलरेडी डिक्लाइन में है, ठीक है, एक कारोबार ऑलरेडी या लोगों का ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है, और मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, उस कारोबार में एंटर होने लगा हूँ, ठीक है, तो इट्स मीन के मेरी रिसर्च रिपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है जिसने मुझे पहले से इंडिकेट कर दिया कि आप एक बेसिकली गिरते हुए कारोबार में या गिरते हुए इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप यूँ ले सकते हैं कि आज से 10 साल पहले जब केबल होती थी हर घर में और उसमें भी यूट्यूब का इतना वो नहीं था, और अगर हम में से कोई कहता कि यार मैंने भी जो है ना वो केबल केबल ऑपरेटर अपने शहर के लिए एक बिजनेस करना है, लेकिन वो रिसर्च रिपोर्ट में अगर मुझे पता चलता था कि यार अब आगे डिजिटलाइजेशन हो रही है और लोग का ट्रेंड बन रहा है एज़ कम्पेयर टू टीवी, क्योंकि वहाँ पे ऐड आ रही होती हैं और एक स्पेसिफिक टाइम में जाके आप एक चीज़ को देख सकते हैं, जबकि लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि वो किसी टाइम पे भी जाकर यूट्यूब पे किसी टाइम पे अपनी मर्ज़ी से वो एपिसोड को फास्ट फॉरवर्ड करके पीछे करके या 5-6 एपिसोड इकट्ठी देखना अगर चाहते हैं तो ये तमाम ऑप्शन आपको नहीं मिल रही थी उसमें। तो रिसर्च रिपोर्ट में पहले तो बता देती कि ओवरऑल मार्केट है वही डिक्लाइन में। ठीक है, देन उस ओवरऑल मार्केट को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने बेसिकली देखना होता है कि एक हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में कि यार मैं इतनी बड़ी अगर अमाउंट लगाने जा रहा हूँ तो ये वर्थ वाइल भी है, ये इतनी बड़ी अमाउंट लगाना, क्या उससे मुझे रिटर्न इतना मिलेगा कि जो कि वर्थ वाइल है। क्योंकि देखें इस तरह होता है, एक आम आदमी को भी आइडिया होगा कि अगर लेट्स सपोज आपके पास 2-3 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं तो आपके जहन में सौ अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी कि मैं लैंड में इन्वेस्ट करूं, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं, मैं किसी कारोबार में इन्वेस्ट करूं, मैं आउट ऑफ पाकिस्तान चला जाऊं। तो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे आपके माइंड में भी। फिर अगर मैं बिजनेस करूंगा तो बिजनेस में भी बहुत सारे बिजनेस के ऑप्शन ऑप्शन आ रहे होते हैं। इसी सर तरह सर जी जी। सर जैसे हम शेयर्स भी करते हैं, जैसे हम किसी कंपनी को, जैसे कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, हम उस पे हम्म, शेयर्स पे हम लगाएं, तो वो फाइनेंशियल मॉडलिंग में जाएगा सर? नहीं है ऐसा? हम देखेंगे जाएगा। कि हम प्रिडिक्शन में कहते देखिए हैं कि देखें, हाँ जाएगा। मेरी फिलॉसफी के तहत जाएगा। हो सकता है कि कोई डिसएग्री करे। देखें, जो शेयर की सेलिंग एंड परचेजिंग है ना, वो दो दो तरह के चीज़ों पे चल रही होती है। इसी तरह हर किसी भी इन्वेस्टमेंट को भी आप दो दो चीज़ों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक होता है फाइनेंशियल मॉडल और एक होता है एक होती है स्टोरी बेसिकली। ठीक है, ये उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा क्लिक कर जाती है बात जो प्रैक्टिकली फाइनेंशियल मॉडल्स या फाइनेंशियल मॉडल्स नहीं, मैं कहूँगा जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है, वो लोग जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है उनको आइडिया होगा कि काफ़ी दफ़ा ना आप फाइनेंशियल फाइनेंशियल मॉडल बनाते हैं और उसमें बहुत मेहनत की होती है, जबकि आपको जो फाइनल शेयर होल्डर है ना वो कह देगा यार इधर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हमने उधर इन्वेस्टमेंट करनी। ठीक है,
अब आप सोचते हैं यार, मैंने फाइनेंशियल मॉडल में आया हूँ, उन्होंने तो इस चीज़ को उस तरह से नहीं देखा, इस दफ़ा उन्होंने इधर इन्वेस्टमेंट कर दी। तो होता ये है कि प्रैक्टिकली ना दोनों चीज़ें चल रही होती हैं। एक होती है, इसको आप समझ लें कि मैथमेटिकल साइड कह लेंगे। मैथमेटिकल साइड जहाँ पे प्रॉपर आप नंबर बैक्ड एक कारोबार को सेल करने जा रहे होते हैं या खरीदने जा रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ होती है, उसको स्टोरी टेलिंग कहते हैं। और तीसरी चीज़ आप किसी हद तक हाइब्रिड कह सकते हैं, जहाँ पर हम मिक्सचर ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड नंबर बैक्ड चल रहे होते हैं। स्टोरी टेलिंग क्या होती है? स्टोरी टेलिंग में मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कंपेयर करें ना BYD कंपनी को, जो चाइनीज़ कंपनी है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो जो उसकी शेयर प्राइस है ना, वो अगर आप उसको बुक से कंपेयर करें ना, तो वो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ इट्स बुक प्राइस। लेकिन अगर आप टेस्ला को कंपेयर करें, तो टेस्ला की जो शेयर प्राइस है ना, वो 10 टाइम्स ऑफ इट्स बुक प्राइस है। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है कि ऐसा क्यों हुआ कि 2 कंपनी हैं, दोनों लिस्टेड हैं, एक कंपनी की शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इट्स अर्निंग, जबकि दूसरी कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो एज़ कम्पेयर टू इट्स अर्निंग कम है। तो यहाँ पर बेसिकली बिहाइंड द सीन स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि जो टेस्ला है वो बहुत सारी और इन्वेस्टमेंट्स में, रिसर्च में इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर उसमें इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आता है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस क्यों ज़्यादा है? वो ये कह रहे हैं कि यार टेस्ला जो है ना, वो सिर्फ एक व्हीकल कंपनी नहीं है, ठीक है, वो एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। फ्यूचरिस्टिक कंपनी इस तरह से कि टेस्ला अगर कल को अगर सिर्फ अपना सॉफ्टवेयर बेचना शुरू कर दे ना, AI का, सॉरी ड्राइविंग का, क्योंकि वो ड्राइवरलेस बेसिकली कार्स पे जा चुके हैं। अगर वो सिर्फ कहे कि यार मैंने गाड़ी नहीं बेचनी, मैंने ये सिर्फ सिर्फ ये पूरा का पूरा पूरी की पूरी सर्विस बेचनी है, ये पूरा का पूरा सिस्टम मैकेनिज्म बेचना है, तो उसको बेच के ही वो बहुत ज़्यादा कमा सकती है, ठीक है। फिर वो रॉकेट्स पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर वो, उनकी रिसर्च टीम कह रही है कि हम लोग विद इन विद इन 1 डेकेड एक ऐसा मॉडल दुनिया में आ चुका होगा, जहाँ पे लोग एज कम्पेयर टू जो है वो प्लेन्स के कंपैरिजन में एक रॉकेट का पूरा मॉडल आ चुका होगा। क्योंकि अभी बहुत टाइम लगता है, लगभग पाकिस्तान से अगर किसी बंदे ने टोरंटो जाना है या न्यूयॉर्क जाना है या स्पेशली LA वाली साइड पे जाना है या कैलिफोर्निया वाली साइड पे जाना है, तो बहुत टाइम लगता है। तो वो कहना है कि मैक्सिमम 30 to 35 मिनट्स लगेंगे एक कोने से दुनिया के दूसरे कोने पे। तो अब ये कि अब ये एक सॉर्ट ऑफ ख्वाब है या एक स्टोरी है, लेकिन क्या वो स्टोरी आपको क्लिक कर रही है कि नहीं कर रही? तो होता क्या है, प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है। ये तो मैंने आपको सिंपल एक टेस्ला की और BYD की एग्जांपल दी है, तो प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। अब आप भी देखें, अगर आप लेट्स सपोज किसी कारोबार में इंटरेस्टेड होंगे ना, और इंटरेस्टेड से बनाते हैं, एक तो ये कि आप एक कारोबार खुद स्क्रैच से स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिर तो शायद उसमें स्टोरी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, उसमें भी आल्दो होती है स्टोरी, लेकिन उसमें कम हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी से कारोबार खरीदने जाएंगे ना, और आपसे कहेंगे यार मैं इस पे फाइनेंशियल मॉडल बना के देखता हूँ कि यार फ्यूचर में मुझे कितने इनफ्लोज आएंगे और आउटफ्लोज आएंगे, और अल्टीमेटली जो उसकी NPV है वो क्या है, पे बैक पीरियड क्या है, ठीक है ना, ROI क्या है, तो वो आपको ना कहेगा कि नहीं, यहाँ पर ना लोगों का इस तरफ बहुत रुझान हो चुका है। अ, अब लोग जो है ना वो इलेक्ट्रिक स्कूटीज बहुत ज़्यादा परचेज करने जा रहे हैं, और अभी तो कुछ भी नहीं है, ये आप देखें जैसे जैसे आपके एरिया में नई सोसाइटीज़ आएंगी, नए स्कूल्स आएंगे, नए कॉलेज आएंगे, और जैसे जैसे देहात से भी लोग यहाँ आएंगे, ठीक है ना, वो एक स्टोरी चलना शुरू हो गया, ठीक है। क्या लोग जो है ना उस चीज़ को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सारी सारी एक वो बात है जो कि जिसके बैक नंबर नहीं है। लेकिन दूसरी साइड क्या होती है, जहाँ पर हम लोग कहते हैं कि नहीं, हम रिसर्च को भी नंबर्स में ले आएंगे, हम मार्केट के साइज को भी नंबर में लेकर आएंगे, फाइनेंशियल नंबर में भी, क्वांटिटेटिव नंबर में भी, क्वालिटेटिव नंबर में भी, और अल्टीमेटली उस नंबर्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोग एक मार्केट में एंटर होने जा रहे हैं, और हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट के अलावा जो अमाउंट होगी वो हम लोग लोन के थ्रू अरेंज करेंगे। और अब हम देखते हैं कि यार इस कारोबार में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, टोटल ओवरऑल कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इस कारोबार में क्या नाम है, रेवेन्यू का मॉडल क्या होगा, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा होगा, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हमारे पास हमें परचेज का क्या पूरा साइकिल बनाना पड़ेगा, और क्या ये परचेज और रेवेन्यू के बाद इसका इसका प्रॉफिट क्या बन रहा होगा, और इसका 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 कैश में कितना इनफ्लोज आ रहे होंगे, और वो इनफ्लोज और आउटफ्लोज को कंपेयर करने के बाद, उसके NPV निकालने के बाद, पे बैक के बाद, नंबर्स के फॉर्म में
वो चीज़ हमें कैसी लग रही होगी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहले तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था इन अ सेंस कि कि आपको रिसर्च रिपोर्ट बहुत तगड़ी करनी पड़ती थी, और जो अभी भी करनी पड़ती है। लेकिन अभी क्या है, अभी विद द हेल्प ऑफ एआई, अब एआई को कैसे यूज़ करना है वो इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि अगर आप एआई को अच्छा यूज़ करते हैं और उसके अंदर, क्योंकि देखें ये जो क्लॉड है और सेम चैट जीपीटी भी, इसके अंदर ना कनेक्टर्स के ऑप्शन है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, हम कस्टमाइज में जाएं तो अगर आप मेरा देखेंगे तो मैंने बहुत सारे इसमें कनेक्टर्स कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। और अगर आप ऐड में जाते हैं, ब्राउज में भी है और ब्राउज के अलावा भी है, तो मुझे पता है कि यार कौन कौन से कनेक्टर्स ऐसे हैं जो कि रिसर्च के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। वो हमें रिसर्च का एक अच्छा अ, हमें इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मुझे पता है कि यार कौन कौन सी स्किल्स हैं। इनफैक्ट फाइनेंशियल स्किल्स इतनी क्रिटिकल है कि जो क्लॉड है, उन्होंने पूरी की पूरी स्किल्स जो है ना वो फाइनेंशियल मॉडलिंग के अराउंड जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे दी हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ स्किल्स मैंने भी बनाई हुई हैं अपनी प्रॉपर पास हिस्ट्रीज को मद्देनजर रखते हुए, कि अगर आप फाइनेंशियल मॉडल बनाने जाते हैं तो फाइनेंशियल मॉडल की स्किल क्या होती है, फिर अगर हम एक ब्रांड बनाने जाते हैं तो ब्रांडिंग की स्किल क्या होती है, फिर एक रिसर्च करने जाते हैं तो रिसर्च की स्किल क्या होती है, एक मॉर्निंग नोट अपने आप में क्या होता है, ठीक है। तो मैंने तमाम स्किल्स बनाई हुई हैं और वो बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं। तो इस पूरे क्या नाम है फाइनेंशियल मॉडलिंग के कोर्स में मैं आपको साथ वो तमाम स्किल्स शेयर भी करूँगा। उस स्किल्स को कैसे अपलोड करते हैं इसके अंदर, क्लाउड के अंदर, फिर वो कैसे फाइनेंशियल मॉडल के टाइम पे वो स्किल्स कैसे काम आती हैं, फिर कौन कौन से कनेक्टर्स हमारे लिए जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, कौन कौन से प्लगइन्स अगर आप देखें तो अर्निंग रिव्यूअर, इक्विटी रिसर्च। तो मैंने फिर मेमोरी का क्या रोल है इस पूरे के अंदर। तो हम लोगों ने सिर्फ फाइनेंशियल मॉडलिंग को नहीं, बल्कि एआई की कैपेबिलिटीज़ क्या-क्या है फाइनेंशियल मॉडलिंग के अराउंड, उसको भी यूज़ करना है ताकि हमारे पास अल्टीमेटली जो रिसर्च वर्क है बहुत तगड़ी हो। फिर फाइनेंशियल मॉडल जिन्होंने बनाया है उनको आइडिया होगा, तो फाइनेंशियल मॉडल बना रहे होते हैं तो फाइनेंशियल मॉडल में क्योंकि एक्सेल की इन्वॉल्वमेंट है, और एक्सेल की इन्वॉल्वमेंट में बहुत सारे फार्मूला यूज़ हो रहे होते हैं, और काफ़ी दफ़ा ना एक फार्मूला आपने अगर एक स्पेसिफिक सेल पे लगाया, क्योंकि हम फोरकास्ट कर रहे हैं आगे आगे फ्यूचर के ईयर्स को फोरकास्ट कर रहे हैं, तो वो आपको फार्मूला बार बार रिपीट करना पड़ रहा होता है। और सेम फार्मूला जब आप रिपीट कर रहे होते हैं ना, वो थोड़ा लेबोरियस सा काम हो जाता है। तो अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किस जगह पे हमने एआई को यूज़ करना है, किस जगह पे हम लोगों ने मैनुअल जजमेंट लेके चलनी है, और फिर हम लोगों ने अल्टीमेटली एक फाइनेंशियल मॉडल बनाना है। और फाइनेंशियल मॉडल जो कि एक आम माइंड बना होता है कि सिर्फ हम लोग बस एक्सेल की फाइल स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रॉपर रिसर्च रिपोर्ट होती है जहाँ पे आप उस मार्केट को रिसर्च कर रहे होते हैं, उस इंडस्ट्री को रिसर्च कर रहे होते हैं, उसमें ऑलरेडी जो कंपेटिटर्स हैं उनको देख रहे होते हैं, ठीक है। और ऑलरेडी जो रेलिवेंट डेटा जो मिल रहा होता है उसको उसको पढ़ रहे होते हैं। फिर आपने अपने माइंड में पूरे के पूरे केपीआई सोचे होते हैं कि कितना रिटर्न आएगा, तो हम इस फाइनेंशियल मॉडल को या इस पूरे बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट करने जाएंगे। और फिर अल्टीमेटली आपने पूरा पिच डेक बनाना होता है कि अगर आप अपनी कंपनी बेचने जा रहे हैं या इनफैक्ट खरीदने भी जा रहे हैं, तो वो आपने वो कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने हैं, अ, अ, या अगर आप सेल करने जा रहे हैं तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो रखने हैं, ताकि आपकी कंपनी महंगी से महंगी बिक सके, और अगर आप परचेज करने जा रहे हैं तो सस्ती से सस्ती आप उसको खरीद सकें। मैं एक काम करता हूँ आप लोगों के साथ, एक फाइनेंशियल मॉडल था जो कि मैंने बनाया हुआ था, लेकिन उसको मैंने मज़ीद इन्हांस किया था एआई के थ्रू। तो हम लोग उसको ज़रा देख लेते हैं। ये मैंने भी इन्हांस किया था। तो आल तो ये सिंथेटिक डेटा है। सिंथेटिक डेटा बेसिकली कह लें कि डमी नंबर हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली आपको रेप्लिका होगा जो कि एक्चुअल जिस तरह से प्रैक्टिकली फाइनेंशियल मॉडल्स बन रहे होते हैं। सो हम इस फाइनेंशियल मॉडल को थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा सर, ये पेड है सर, जो आप यूज कर रहे हैं? क्लॉड देखें, अगेन वही बात है, मैंने बताया था कि रिसर्च ये कहती है कि लोग जो हैं वो सिर्फ चैट फीचर को यूज़ करते हैं। जो चैट फीचर है उसकी वो अनपेड है। लेकिन अगर आपने उसका कोवर्क यूज़ करना है, आपने उसके अंदर एमसीपीज को यूज़ करना है, आपने उसके अंदर क्लाउड कोड को यूज़ करना है, डिज़ाइन को यूज़ करना है, फिर आपको पेड पेड जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है $20 पर मंथ से।
अच्छा, जैसे सब फाइनेंशियल जैसे मॉडलिंग हम जैसे कंपनी हमारे भी यूज करती है सब वो जैसे जैसे उसमें हमें सारी डेटा वगैरह जो जो कंपनी दूसरी देती है उसी मुताबिक वो होता है ना सर। देखें, अगेन वही वाली बात आ गई कि फाइनेंशियल मॉडल जो है ना वो बेसिकली अगेन डिपेंड करता है। अगर आप बिल्कुल एक नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं ना, कि अभी मैं कहता हूँ कि मैंने अभी एक नया कारोबार स्टार्ट करना है जिसका कोई वो नहीं है, मतलब बेस नहीं है उस तरह से, तब तो मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन मेजोरिटी केस में क्या होता है, कंपनीज एक कारोबार बना के बेच रही होती हैं, चलता हुआ बिजनेस। बहुत सारी कंपनीज जो है ना उनका ये होता है, उनका एक रूल बन चुका होता है। अगेन वो अगेन डिपेंड करता है मैट्रिक्स पे, जो मैं यहाँ पे ये स्लाइड शेयर कर रहा था कि हमारे केस में मैट्रिक्स क्या क्या है ना। अगर मैंने ये एक एक मैट्रिक्स बनाया हुआ है कि भाई मैंने एक एपीआई बनाया हुआ है कि मैंने एक चलता हुआ बिजनेस एक्वायर करना है, उस केस में तो फिर मुझे उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड चाहिए होगा, क्योंकि मैं उसके हिस्टोरिकल होता पता है क्या। बहुत आपने अच्छा सवाल किया है। एक कंपनी मैं एक्वायर करने जा रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कंपनी एक्वायर करने जा रहा हूँ लेट्स सपोज चिप्स की, ठीक है, कि हेल्थी चिप्स की कंपनी मैंने खरीदनी है आपसे, और आप ऑलरेडी वो कंपनी को चलाते हो, आपको 5-6 साल हो गए, 10 साल हो गए। अच्छा, आप मुझे कहेंगे कि यार हाँ हाँ सर ये खरीद लें आप कंपनी, ये बहुत अच्छी कंपनी है, और इसका बहुत फ्यूचर बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, बस मैं असल में इतना टाइम नहीं दे पा रहा, या मैं किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, या मैं मेरा माइंडसेट एक और इन्वेस्टमेंट या एक और सेक्टर की तरफ ज़्यादा हो चुका है। फॉर एग्जांपल आपका माइंडसेट कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मेरा माइंडसेट जो है ना वो बैग वाली कंपनी की तरफ ज़्यादा हो चुका है, हमारा ऑलरेडी इसमें बहुत बहुत ग्रोथ आ चुकी है, तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं इसको सेल करने जा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा है। और मैं कहता हूँ चल चलिए ठीक है, आपके हिसाब से अगर आप कह रहे हैं और आपने एक अमाउंट बताई मुझे कि यार इतनी अमाउंट में मैं ये बेचना चाह रहा हूँ, तो आप इतनी अमाउंट में क्यों बेचना चाह रहे हैं, तो बहुत बड़ी अमाउंट लग रही है मुझे। आप कह रहे हैं कि देखें जी बस हर साल जो है ना 25-25% से लेकर आप रेवेन्यू ग्रोथ करें और देखें आप कहाँ चले जाएंगे। अब इसके से मेरे लिए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, और मार्केट रिसर्च बहुत क्रिटिकल होगी। मैं देख रहा हूँ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में जो कंपनी की ग्रोथ है वो कभी 5% है सेल्स में, कभी 8 है, कभी 3 है, ऑन एवरेज 6-7% है। तो फिर मेरे लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा ना कि आपसे जब मेरी बात हुई और आपने कहा कि यार मैंने तो कंपनी बेचनी है इतनी महंगी इसलिए कि यार आगे मुझे तो 22%, 23-3% ग्रोथ नज़र आ रही है रेवेन्यू में, प्रॉफिट्स में, तो उस केस में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मैं एक ऐसा कारोबार स्टार्ट करने जा रहा हूँ या इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, जो कि मुझे पता है कि यार ये तो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? मैं कोई कंपनी नहीं परचेज़ करना चाहता, मैं बिल्कुल ही ज़ीरो से एक बिज़नेस को लेके चल रहा हूँ। उस केस में फिर क्या होगा, उस केस में मुझे मार्केट रिसर्च बहुत ज़्यादा तगड़ी करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी मार्केट कितनी है, कितने कम लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं इस पूरे के पूरे क्या नाम है, कारोबार के अंदर। जो ऑलरेडी लोग इन्वॉल्व हैं, वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उनके रेवेन्यू में कितनी ग्रोथ आ रही है, ठीक है? और अगर मैं इसमें जाता हूँ, तो क्या इतनी गुंजाइश है कि मैं एक एज़ अ न्यू प्लेयर जा भी सकूँ उसके अंदर, ठीक है? फिर उसमें उसमें अगेन फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम लोग बेस केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो, ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो, पेसिमिस्टिक सिनेरियो, हर चीज़ को देख रहे होते हैं। अच्छा देखें, जो भी फाइनेंशियल मॉडल होते हैं ना, वो उसमें सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं इनपुट्स, और उस इनपुट्स की बेसिस पे एक पूरा का पूरा फाइनेंशियल मॉडल बनता है। अगर आप में से किसी को आइडिया है तो बता सकते हैं कि इनपुट्स क्या होती हैं? सर इनपुट्स वो जो आपको डेटा जो मिला होता है। अ, किसी हद तक नोट 100% है। इनपुट्स जो है ना, ज़्यादातर फाइनेंशियल मॉडल में ना इनपुट्स की जगह अजम्पशन लिखा होता है, ठीक है? लेकिन उसका जो मेन बेस्ट वर्ड है ना वो, एस्टिमेट्स होते हैं आपके। हाँ एस्टिमेट assumptions का, ठीक है। तो क्योंकि मैं एक खास assumption को मद्देनजर रखते हुए कि मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ ना, तो फोरकास्टिंग के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या क्या टैक्स रेट हो सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर में अगर मैं किसी एक ऐसी कंपनी में एक जगह इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ जो क्या आउट ऑफ पाकिस्तान है, तो उधर का करेंसी रेट और हमारा मेरा करेंसी रेट ऑन एवरेज क्या चल रहा होगा, ठीक है। अच्छा, आप जब भी अपने फाइनेंशियल मॉडल बनाना है, तो एक चीज़ आपने सबसे इम्पोर्टेंट ये रखनी है कि आपने जो भी अजम्पशन की शीट है वो अलहदा बनानी है, प्रॉपर पूरी एक अजम्पशन की अलहदा शीट बनी होगी, और पूरी की पूरी जो फाइनेंशियल मॉडल या वैल्यूएशन की शीट है वो पूरी की पूरी अलहदा बनी होगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने फाइनेंशियल मॉडल जब भी मैंने ज़िंदगी में बनाए हैं, तो मैंने एक बहुत मेजर मिस्टेक देखी है फाइनेंशियल मॉडल्स में। अभी हम उसकी उस तरह टेक्निकल साइड पे नहीं जा रहे, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग कहती है
आप इसमें वो चीज़ देख रहे होंगे कि वो आपको यहाँ पे बड़ी अच्छी नज़र आ रही होगी कि जो मेरा फाइनेंशियल मॉडल है, जो मेरी बैलेंस शीट है, जो मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि मैंने पूरे का पूरे ईयर्स बनाए हुए हैं। अच्छा, एक हम कुछ लोग क्या करते हैं कि 26, 27, 28, ईयर 29, ईयर 2030, ठीक है। हम बैलेंस शीट है तो उसमें एसेट्स जो है ना, उसमें ईयर 26, 27, 28, ईयर 29, 30। अब हो सकता है वो इक्विटी के लिए आए ना, तो इक्विटी में हो सकता है कि ईयर 26 जो है ना वो इधर आ जाएगा, 2027 इधर आ जाएगा, 2028 इधर आ जाएगा। तो आपकी एक ही शीट के अंदर अगर आपके सिमेट्री नहीं है ना शुरू से लेकर एंड तक, तो वो एक अच्छा फाइनेंशियल मॉडल नहीं है। हो सकता है कि वो न्यूमेरिकली ठीक हो, बिल्कुल हो सकता है कि मैं अगर इन्हीं सारे डेटा सेट को उठाकर अगर कंट्रोल एक्स करके अगर इधर ले आऊँगा, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई फाइनेंशियल मॉडल पे। लेकिन वो जो स्टैंडर्ड हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग के, उसके अगेंस्ट हो जाएगी बात। फिर उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर, जिसमें एआई आपकी बहुत हेल्प कर देता है। दैट इज़ बेसिकली आपकी इनपुट और आउटपुट जो है ना वो बिल्कुल डिस्टिंग्विश होनी चाहिए, ठीक है। इनपुट के कलरिंग और आउटपुट की कलरिंग आपकी बिल्कुल ही डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आप मेरे इस फाइनेंशियल मॉडल को देखेंगे, तो इस फाइनेंशियल मॉडल के अंदर जितने भी ब्लैक सेल्स है ना, वो बेसिकली फार्मूला के बेसिस पे बने हुए हैं। तो अगर आपके फाइनेंशियल मॉडल के अंदर, और अगर आप ये देखें, ये सारी की सारी कलर कौन से हैं, ये ब्लू कलर है। और यही स्टैंडर्ड भी है बेसिकली फाइनेंशियल मॉडल का। तो फाइनेंशियल मॉडल के अंदर अगर आपकी जो हार्ड कोडेड वैल्यू है, हार्ड कोडेड कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, इसमें फाइनेंशियल मॉडल में जो मैं फोरकास्टिंग कर रहा हूँ ना, वो 2026 ईयर की, 2027, 2028, 2029, 2030 कर रहा हूँ। तो जब मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, तो फार्मूला में जो कलर है मेरी वैल्यूज़ का, वो ब्लैक कलर है। जबकि जो वो हर वो सेल जहाँ पे मैंने खुद से पंच किया हुआ है एक अमाउंट, ठीक है, वो कलर है ब्लू। तो अगर आपका फाइनेंशियल मॉडल के अंदर कलरिंग यूँ और नहीं हुई होती, मैंने कितने बड़े से बड़े और बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंट्स के फाइनेंशियल मॉडल्स देखे हैं। उसमें क्या हुआ होता है कि पूरा का पूरा फाइनेंशियल मॉडल एक ही कलर में बना होता है। उसमें इनपुट इनपुट से मुराद है कि वो सेल जहाँ पे सिर्फ अमाउंट पंच हुई हुई है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लगा हुआ, लेकिन मुझे मुझे ज़रूरत ही नहीं है बेसिकली इसको यूँ करके क्लिक करके देखने की, ठीक है। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही बेसिकली। मुझे पता है कि यार जहाँ पे ब्लू कलर होगा, ये वो तमाम वो सेल्स हैं जहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने हार्ड कोडेडली अमाउंट पंच की हुई है। और फिर अच्छा, फिर एक ये भी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हैं, तो आपके फाइनेंशियल मॉडल में सबसे क्रिटिकल जो एलिमेंट होता है ना, वो अजम्पशंस का होता है। अजम्पशन से मुराद अगेन वही है कि जब मैं फाइनेंशियल मॉडल बनाने जा रहा हूँ, और मेरा ये है कि मैंने कितने ऑडियंस को टारगेट करना है, तो उस ऑडियंस की पॉपुलेशन कितनी है, फ्यूचर में सऊदी अरब में वैट रेट क्या होगा, पाकिस्तान के केस में टैक्स रेट क्या होगा, सेल टैक्स रेट क्या होगा, ठीक है ना, ज़कात रेट क्या है सऊदी अरब के केस में, फिर पूरी की पूरी मार्केट इस साल के हिसाब से कितने की है, ठीक है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें ना फाइनेंशियल मॉडल्स में लिखी होती हैं, लेकिन ये चीज़ मैंने बहुत सारे फाइनेंशियल मॉडल्स में मिस देखी है। आपकी जो अजम्पशन की शीट है ना, उसमें आपने हर वैल्यू को क्योंकि पंच किया होता है, तो आपने बताना है कि यार ये जो मैंने वैल्यू पंच की है, ये जो मैंने इन्फ्लेशन रेट लिया, ये लिया कहाँ से, ठीक है। आप पाकिस्तान में बैठ के फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हैं, और आपको पता है कि कुछ चीज़ें तो बेस्ड होंगी आउटपुट पे, जिस तरह से रेवेन्यू है वो आउटपुट पे बेस है। कॉस्ट ऑफ सेल भी काफ़ी हद तक आउटपुट पे बेस कर रही होती है। लेकिन बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि बेसिकली जिनका ताल्लुक इन्फ्लेशन के साथ होता है, ठीक है। अब इन्फ्लेशन के लिए मुझे कोई इन्फ्लेशन का रेट लेना पड़ेगा कि यार हर साल में अब मेरा जो पर यूनिट प्राइस है वो कितनी अमाउंट से कॉस्ट की बढ़ जाएगी। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के केस में 9.8% से बढ़ जाएगी। तो मेरे से कोई जो जितने फाइनेंशियल मॉडल चेक कर रहा होगा, या जो मेरा रेलिवेंट लाइन मैनेजर होगा, वो पूछेगा कि यार ये तो तुमने 9.8 लिखा है, ये कहाँ से लिखा है, मतलब 9.8 ही क्यों, इन्फ्लेशन तुमने 14% क्यों नहीं ली, ठीक है ना, 20 क्यों नहीं ली, 30 क्यों नहीं ली। तो उसको मैं बताऊंगा कि यार मैंने आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़ी है, और आईएमएफ की रिपोर्ट के हिसाब से फ्यूचर में ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेंड हम ये एवरेज इन्फ्लेशन रेट अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक एवरेज इन्फ्लेशन रेट होगा फ्यूचर का, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को आइडिया होगा कि जब हम लोग फाइनेंशियल मॉडल्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इतनी बड़ी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, कि उसमें
करोड़ों अरबों रुपए लग रहे होते हैं। अब उसमें में ये शो होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने 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 बहुत ही शायद ही कोई देखा होगा फाइनेंशियल मॉडल जहाँ पे सारा वो इक्विटी बैक्ड होता है। इक्विटी बैक से मुराद है कि जब मैंने अगर एक कारोबार करना है तो एक तो मेरे पास होंगे, या मैं कहता हूँ मेरे पास 4 करोड़ है, मैं कारोबार करने गया तो मैं पता लगा तो 7.5 करोड़ लगेंगे। अब बाकी के पैसे कहाँ से रेंज हो, तो मैंने कहा चलो फिर इसका डेट ले लेते हैं। अगर मैं डेट लूंगा तो डेट के ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन बनता है कि यार जो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो कितना पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी फिर मुझे क्या होगा कि मुझे स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाकर और फ्यूचर के जो रेट्स हैं, ठीक है ना, जो भी रेलिवेंट साइट्स हैं जिसमें एआई बहुत हेल्प कर रहा होगा हमारी, तो मैं वहाँ से बेसिकली विद रेफरेंस यहाँ पे रेफरेंस लिखूंगा और यहाँ पे बता दूंगा कि ये मैं बेसिकली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में ले रहा हूँ फॉर माई माई लोन ड्रॉ डाउन, ठीक है। मार्केट का क्या साइज़ है, मार्केट का साइज़ क्या है, उसमें से मार्केट का कैगर क्या चल रहा है। कैगर किसको कहते हैं, कैगर ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, कि अगर आप एक कारोबार में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ओवरऑल आपके अलावा भी, क्योंकि एक एक तो ये ना कि आप एक कारोबार करने जा रहे हैं, आपके अलावा भी वो लोग या वो कारोबार चल रहा होगा दुनिया में। हमें ये देखना पड़ेगा वो जो कारोबार चल रहा है दुनिया में वो कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है हर साल, ठीक है। अच्छा, अब जहाँ पे सवाल बनता है कि उसको तो ग्रोथ रेट कहते हैं, तो यहाँ पे तो उसकी वर्ड यूज़ हुआ है CAGR, ठीक है। तो कैगर भी बोला जा रहा होता है। अच्छा, अब इसमें कैगर में और ग्रोथ रेट में एक फ़र्क ये होता है, अ, इसको इस तरह से समझिए कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसकी सैलरी 1 लाख है और उसको इंक्रीमेंट मिलता है 10%, ठीक है। तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 1,10,000। अगले साल उसको दोबारा इंक्रीमेंट मिलता है 10%। अगले साल उसका इंक्रीमेंट कितना बनेगा, उसका इंक्रीमेंट 10,000 नहीं बनेगा बल्कि 11,000 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 1 लाख के हिसाब से देखूं, एक 1 लाख के हिसाब से जब मुझे इंक्रीमेंट 11,000 मिला तो ये कितना परसेंट बनता है, ये 11% बनता है, ठीक है। ठीक हो गया ना। सिंपल एग्जांपल है कि अगर आपकी सैलरी लाख है, आपको इंक्रीमेंट मिला 10,000, तो ये 1,10,000 होगी। उससे अगले साल आपको दोबारा 10% मिला, तो अब आपको जो इंक्रीमेंट मिला वो 1,10,000 में मिला, तो ये बन गया 11,000। अगर मैं इस 11,000 को इनिशियल अमाउंट से कंपेयर करूँ तो ये 11% बनता है। और वो दैट इज़ अ ग्रोथ रेट जो मुझे मेरी सैलरी पे, मेरी बेस सैलरी के अगेंस्ट मिला, ठीक है। पहली सैलरी मेरी थी लाख रुपए और दूसरे साल के बाद मुझे जब 11,000 इंक्रीमेंट मिला, तो अगर मैं उसको बेस के साथ कंपेयर करूँ तो ये 11% बनता है। लेकिन अगर मैं इसको एज टेक्निकल टर्म में देखूंगा तो वो 10% ही मान रहा है बेसिकली, ठीक है। तो कैगर क्या होता है, कैगर ये होता है कि आपका जो ग्रोथ रेट है वो आपकी की क्लोजिंग रेट के ऊपर अप्लाई हो रहा है बेसिकली। अदरवाइज क्या होगा कि अगर मैं इसको बेस रेट पे अप्लाई करना शुरू करूंगा ना, तो पहले साल 10% होगा, अगले साल सेम 10% 11% बन जाएगा, अगले साल सेम जो 10% है वो 12 बन जाएगा, 13, इस तरह करके वो बढ़ता जाएगा। तो कैकर क्या करता है, कैकर का पूरा फॉर्मूला है जो कि कैलकुलेट करता है कि मैं ये कैलकुलेट करूं कि हर साल के एंड पे जो अमाउंट निकल के आ रही है उसके ऊपर कितनी ग्रोथ लग रही है। तो वो बेसिकली मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दी थी कि 1 लाख पे 10% दिया तो 10,000 बना, और 1,10,000 पे भी जब 10% दिया तो 11,000 बना। तो ये बेसिकली बेस रेट की क्लास है तो 11% है, लेकिन ओवरऑल हर साल 10-10, ये पहले साल भी दस ये परसेंट था। बेसिकली आपकी कंपाउंडिंग के बारे में बता रहे हैं। सॉर्ट ऑफ कंपाउंडिंग भी आप उसको कह सकते हैं, यस, ठीक है। तो हमारे लिए ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि मैंने क्योंकि प्रैक्टिकली ना बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की हैं, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ग्रोथ रेट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब ग्रोथ रेट काफ़ी दफ़ा ना आपको बहुत इन्फ्लेटेड और बड़ा, अगर आप उसे पूछेंगे भी ना तो आपको निकाल के भी दे देंगे, देखें जी आज से 5 साल पहले हम लोगों ने जब शुरू किया था तो ये हमारी सेल इतनी थी और आज देखें जी हमारी कितनी है। तो काफ़ी दफ़ा ना जो नॉन टेक्निकल बंदा होता है ना, और आपको पता है जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इतने टेक्निकल इन टर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन में इतने टेक्निकल नहीं होते, तो वो घुमाया फिराया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो CAGR हम देख रहे होते हैं। तो हम उनसे कहेंगे ठीक है आपने ग्रोथ रेट बता दिया जो कि बहुत अच्छा है इन 5 सालों का, जो काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसका CAGR निकालूँ तो उसका CAGR इतना बनता है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या मुझे एक ऐसी इंडस्ट्री में जाना चाहिए, ऐसे कारोबार में जाना चाहिए जहाँ पर CAGR जो है वो मतलब अराउंड 8.5% है। हो सकता है कि कोई और कुछ और ऐसे कारोबार हों या कुछ और ऐसे वेंचर्स हों जहाँ पे इससे ज़्यादा CAGR मिल रहा है। तो ये बहुत क्रिटिकल होगा। तो काफ़ी दफ़ा कुछ कंपनीज में जो हमारी हमारे केस में भी है कि अगर हम CAGR 6% से कम है तो हम लोग शुरू से ही उस पूरे के पूरे वेंचर को
मतलब इनिशिएट या उसकी तरफ मजीद जाते ही नहीं है, मजीद मजीद उस पर कोई मॉडल बनाते ही नहीं। और क्योंकि मैं बताया कि अब एआई का टाइम है, तो एआई आपको रिसर्च में बहुत हेल्प करता है। लेकिन आपके फाइनेंशियल मॉडल के अंदर अगर बेसिस नहीं लिखी होंगी कि यार ये डेटा आप कहाँ से उठा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसमें अब होता क्या है, काफ़ी लोग होते हैं उनको पता होता है कि पूरा फाइनेंशियल मॉडल उनके अपने हाथ का बना होता है, लेकिन उसमें इशू ये होता है कि आप उनसे पूछेंगे कि यार ये आपने डेटा कहाँ से लिया, तो आप कहेंगे कि यार ये तो मैंने जो एस सी पी है उसकी साइट पे जाके मैंने ये लाइन पढ़ी, तो यहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि फ्यूचर का कॉर्पोरेट रेट क्या होगा, या जो इस बारी फाइनेंस एक्ट आया उसकी कमेंट्री के अंदर ये बात लिखी हुई थी। लेकिन क्या है कि आपको पूछना पड़ा और उसको बताना पड़ा, फिर आपको उसको रीचेक करना पड़ा। जबकि अगर आप हर हर आइटम के सामने इनपुट जो अजम्पशन की शीट है, आपने एक एक अजम्पशन ली कहाँ से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली आपके लिए। ठीक है। और हर अजम्पशन के लिए ना, हर अजम्पशन के लिए आपको एआई बहुत हेल्प कर रहा है। पहले क्या होता था कि आपको पूरी पूरी रिसर्च रिपोर्ट्स परचेज करनी पड़ती थी, और उसमें भी ये होता था कि एक कंसल्टेंट की रिसर्च रिपोर्ट दूसरी कंसल्टेंट की रिसर्च रिपोर्ट से डिफरेंट होती थी। अब क्योंकि एआई के पास बहुत सारा डेटा है, तो आपको वो रिसर्च रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। दूसरा दूसरा एआई मैंने देखा ये बहुत आपको हेल्प कर देता है कि प्रीवियसली मैं क्या करता था, जब मैं फाइनेंशियल मॉडल्स को टेस्ट करता था, तो जो हार्ड कोडेड वैल्यूज है ना, उनको मैं फिर वन बाय वन कन्वर्ट करता था कि वो ब्लू नज़र आ रही हूँ, ठीक है। और जो फार्मूला जिन पे लगा हुआ है, जिन वैल्यूज पे, उनको मैं फिर ब्लैक, नॉर्मली वो ब्लैक ही होती थी, लेकिन जो हार्ड कोडेड वैल्यूज होती थी ना, वो भी ब्लैक होती थी, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मॉडलिंग के अगेंस्ट है। अब आप क्या करेंगे, अगर आप क्लोड को विद इन एक्सेल यूज कर रहे हैं, या आप को पायलट को विद इन एक्सेल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको आपको इंशाल्लाह अपकमिंग क्लास में वो प्रॉम्प्ट में मेरे पास बड़ा प्यारा प्रॉम्प्ट बना हुआ है। उस प्रॉम्प्ट को यूज करते हुए अगर आप उसको लिखेंगे इसके अंदर आकर, तो वो क्या करेगा, वो आपकी तमाम की तमाम वो वैल्यू जो कि हार्ड कोडेड है उनको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, और वो तमाम वैल्यूज जिन फार्मूला लगा हुआ है उनको वो ब्लैक में कन्वर्ट कर देगा। उससे आसानी हो जाती है एक बंदे के लिए कि यार अच्छा है, अगर ये वैल्यू जो कि ब्लैक है, तो अंदर फार्मूला लगा हुआ है, तो ये फार्मूला लगा कैसे हुआ। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है फाइनेंशियल मॉडलिंग में। मैंने अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल मॉडल्स देखे हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन काफ़ी दफ़ा वो कॉम्प्लेक्स इसलिए भी हुए होते हैं कि जिस बंदे ने वो फाइनेंशियल मॉडल बनाया होता है ना, उसने बहुत ही फार्मूला ऐसे लगाए होते हैं कि मतलब वो फार्मूला यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है, और वो इतना बड़ा फार्मूला होता है। ठीक है, वो क्योंकि देखें फाइनेंशियल मॉडल का असल पर्पस ये है कि क्या न्यूमेरिकली इन मैथमेटिकल फॉर्म ये इन्वेस्टमेंट या ये जो मैं सेल करने जा रहा हूँ, या ये जो मैं फाइनेंशियल डिसीजन लेने जा रहा हूँ, ये ठीक भी है कि नहीं, मैंने उसको चेक करना है ना। मैंने यहाँ पे कोई एक्सेल फार्मूला का कंपटीशन तो नहीं करना। तो उसमें क्या होता है, ऊपर से फिर ना बहुत कम्प्लेक्स फार्मूला यूज़ हो रहे होते हैं, और आप खुद सोच रहे होते हैं ये जिसने फार्मूला लगाया है ठीक है कम्प्लेक्स है, लेकिन ये तो एक बड़ा सिंपल फार्मूला लगा के भी ये चीज़ हल हो सकती थी। तो आप, ये हमारी कॉल होगी, ह्यूमन जजमेंट होगी, कि मैंने जब भी फाइनेंशियल मॉडल बनाना है, एक तो मैंने कोशिश ये करनी है कि मैंने उसको इस तरह से बनाना है कि जब मैं उसको देखिए, अब मैंने यहाँ पे F2 क्लिक किया ना, तो मुझे पता है कि यार ये और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। काफ़ी दफ़ा क्या होता है कि लोगों ने क्या किया होता है कि जब आप जो F2 पे क्लिक करेंगे ना, उस फार्मूला पे, अब पता चलेगा कि यार एक लिंक जो है वो एक इस शीट से लगा हुआ है। काफ़ी दफ़ा तो कुछ लोगों ने, कितने लोगों ने मैंने देखा है, एक हिडन शीट से लगा हुआ है, एक लिंक लगा हुआ है किसी और फाइल से जो कि कहीं और पड़ी हुई है। फिर आप उसे कहेंगे यार ये लिंक क्या है, बेसिकली वो इतना लंबा चौड़ा लिंक नज़र आ रहा होगा। अब वो कहेगा अच्छा हाँ, वो मैंने ना मेरे सिस्टम में एक और फाइल पड़ी हुई थी, उधर से कुछ चीज़ों के साथ लिंक किया था। तो अब उसको ऑडिट करना, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फाइनेंशियल मॉडल ऐसा बना होना चाहिए कि अगर आप नहीं हैं, देखिए, अगर मैं इसको क्रक्स करूँ ना, फाइनेंशियल मॉडल कैसे बना होना चाहिए कि अगर आपके हाथ से फाइनेंशियल मॉडल बना है, और मैं या बोर्ड मीटिंग या कोई भी बंदा उसको रिव्यू कर रहा है और आप सामने नहीं बैठे हुए, स्टिल मोर देन 90 to 95% वो आंसर दे रहा हो। अगर आपका फाइनेंशियल मॉडल ऐसा है कि 90% या 80 to 90% केसेस में आपको अगले बंदे से पूछना पड़ रहा है, तो वो एक अच्छा फाइनेंशियल मॉडल नहीं है। लेकिन अगर 80 to 90% केसेस में वो आपको हर आंसर ऑलमोस्ट दे रहा है आपकी शीट के अंदर से, तो वो फिर एक अच्छा फाइनेंशियल मॉडल कंसिडर किया जा रहा हो। तो अगर आप मैं अगेन कि जब मैं किसी भी फार्मूला पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझे कहाँ से मैं इनपुट ले रहा हूँ, वो सारी की सारी इनपुट्स मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे उस शीट के अंदर ही
मतलब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे वो बता रहा है कि ये फार्मूला कहाँ से लगा हुआ है, ये फार्मूला कहाँ से लगा हुआ है। जितना ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि जितना इजी वो बेसिकली हमें आंसर दे रहा होगा। और आप ये भी देख रहे होंगे कि ऐसा नहीं हुआ कि ग्रॉस मार्जिन अल्टीमेटली मैंने यहाँ से यहाँ की जगह यूं प्रेजेंट कर दिया हो। ठीक है, तो सिमेट्री ऑफ द डेटा, ठीक है, फिर इनपुट्स और आउटपुट की बाइफरकेशन, फिर हर शीट अलहदा बनी हो, लाइक इनपुट की शीट जहाँ पे सारी सारी अजम्पशन हो। ठीक है, फिर रेवेन्यू, ताकि एक बंदे ने जितने रेवेन्यू को सिर्फ समझना है तो उसको सिर्फ एक शीट में आना पड़े। और उसको अच्छा, एक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको ना पूरा सीक्वेंस यूँ बनाना चाहिए कि ना, कि प्राइस कैसे कैलकुलेट हुई है, प्राइस के बाद वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट हुआ है, और वॉल्यूम के बाद अल्टीमेटली रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, ताकि उसको देखिए स्टोरी टेलिंग यूँ होगी ना किसी भी रेवेन्यू की। देखिए मैंने अगर क्या नाम है, फाइनेंशियल मॉडल बनाया है और मैं एक हेल्थी स्नैक्स में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, तो इस केस में मुझे देखना पड़ेगा कि यार वो जो मेरे स्नैक्स हैं, जो 3 तरह के स्नैक्स हैं, तो वो किस-किस प्राइस पे मैं बेचूँगा। ठीक है? कौन से स्नैक्स मैं ज़्यादा बेचूँगा, कौन से कम बेचूँगा, और उसके बाद किस टाइप की मेरे पास कैपेसिटी है, और अल्टीमेटली अगर मैं अपनी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूँ नेट प्राइस से, एवरेज प्राइस से, तो मेरा अल्टीमेटली नेट रेवेन्यू कितना कितना बन जाएगा। तो अगर किसी बंदे ने बेसिकली समझना था मेरे रेवेन्यू को, तो उसको सिर्फ ये शीट देखनी पड़ेगी। इसी शीट के अंदर उसको सारी की सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जैसे ही वो क्या नाम है, किसी भी इन्फॉर्मेशन की तरफ जाना चाहेगा, तो वो एकदम से इनपुट के शीट के ऊपर आ जाएगा। तो इतनी बेसिकली ईज़ी होनी चाहिए। अच्छा, काफ़ी बार क्या होता है कि अब देखिए जरा मैंने देखा ये वो चीज़ थी जो कि बेसिकली इनपुट थी। तो जानबूझ के मैंने ना जो अपने ईयर थे मैं यहाँ से स्टार्ट किए। हालाँकि मैं इन ईयर्स को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता था। लेकिन उसमें इश्यू क्या था कि अगर मैंने इन ईयर्स को यहाँ से स्टार्ट करता और मुझे इसकी विड्थ ज़्यादा चाहिए और इसकी विड्थ कम चाहिए, तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता कि काफ़ी दफ़ा इसको जस्टिफ़ाई कर रही होती फॉर्मेटिंग, लेकिन इसको जस्टिफ़ाई ना कर रही होती। तो आपने फाइनेंशियल मॉडल को जब बनाना भी है तो इस तरह से बनाना है कि आपकी चीज़ें बड़ी ही साफ सुथरी सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रही हों। आप इनपुट की शीट लहदा बनी हो, आपकी कोई भी अनहाइड की शीट नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी आपका आपका डेटा नहीं होना चाहिए। आप देखें यहाँ पे, अगर आप देखें मेरे 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 वर्कबुक लिंक नहीं है। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल मॉडल किसी एक्सटर्नल वर्कबुक से लिंक नहीं हुआ हुआ, जो कि बहुत मैंने शायद ही वो फाइनेंशियल मॉडल देखा होगा जो कि एक्सटर्नल वर्कबुक से लिंक ना हो। ठीक है, वर्कबुक से लिंक हुए होते हैं। मैंने कितने मॉडल देखे हैं, उसमें इतनी अनहाइड शीट्स होती हैं। और काफ़ी तो आपका एक फार्मूला, कुछ फार्मूला ऐसे होते हैं जब आप उसको क्लिक करते हैं और वो किसी अनहाइड शीट से लगा हुआ है। आप उस अनहाइड शीट का पूछेंगे किसी से, क्या ये अनहाइड शीट क्या होगा, क्या नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहेंगे यार इसको मैं डिलीट कर दूँ, तो डिलीट करने से फाइनेंशियल मॉडल में एरर्स आ जाते हैं। तो ये एक समझ लेंगे एक बेसिक आज थी बिल्कुल कि अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ नोट की है कि ज़्यादातर आई थिंक हमारी क्लास में पाकिस्तानी लोग होंगे। मैंने एक चीज़ नोट की है, जो पाकिस्तानी है ना, हम लोग बहुत शार्प होते हैं, टेक्निकल होते हैं टेक्निकलिटीज़ को लेकर, कि वो फार्मूला लगाना, एनपीवी कैलकुलेट करना, आईआरआर कैलकुलेट करना। ठीक है ना, पूरा का पूरा कम्प्लेक्स फार्मूला बनाना। ठीक है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, थ्री स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल पूरा बना रहे हैं। ठीक है, आप ब्रेक इवन निकाल रहे हैं, मतलब उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ भी चल रही हैं। आपने पूरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला। ठीक है, और आप किसी से पूछेंगे आपको एक्सप्लेन भी कर देगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा, हम जो पाकिस्तानी हैं, हमारा बहुत कम रुझान या तवज्जो ना फॉर्मेटिंग की तरफ होती है। मतलब आप एक किसी लड़के के साथ बैठेंगे, वो आपको इतना ज़बरदस्त फाइनेंशियल मॉडल दिखाएगा और उसमें टेक्निकलिटीज़ क्या-क्या, वो सारी चीज़ें उसको पता होंगी। लेकिन आप उसकी फाइनेंशियल मॉडल को खुद बैठ के जब देखना शुरू करेंगे, आप कहेंगे यार ये तो जो है ना बिल्कुल ही ऊपर से गुज़र रहा है। क्यों? उनके किसी चीज़ का लिंक समझ नहीं आ रहा। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लिंक लगे होने चाहिए, वो क्या कहते हैं, अ, पंच पंच हुई हुई हैं। और ये भी समझ नहीं आ रही कौन से इनपुट वाली फाइल्स हैं। ठीक है, को ये भी समझ नहीं आ रही कौन सी। अब देखिए मेरे मेरे पूरे के पूरे, मैं जहाँ पे मैं कहीं से रेफर कर रहा हूँ ना अपने डेटा को, तो वो मैंने ग्रीन किया हुआ है। ठीक है, जो मैंने हार्ड कोडेड आइटम्स हैं वो मैंने ब्लू में किए हुए हैं, जो मैंने फार्मूला लगाए हुए हैं वो मैंने ब्लैक में फार्मूला लगाए हुए हैं। ठीक है, ये देखिए ब्लैक का मतलब फार्मूला, ग्रीन का मतलब है कि ये बेसिकली लिंक हुआ हुआ है किसी जगह से। इसके बगैर ही फाइनेंशियल मॉडल बन जाता है। लेकिन उसको ऑडिट करना और वो आपकी मौजूदगी के बगैर उसको रिव्यू करना, वो बड़ा क्लोज टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और फाइनेंशियल मॉडल सिर्फ एक एक्सेल की फाइल नहीं होती। फाइनेंशियल मॉडल्स के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड मार्केट रिसर्च। अब मार्केट रिसर्च जो है वो एआई की मदद से और फाइनेंशियल मॉडल का ऑडिट एआई की मदद से बहुत अच्छे तरीके से होता है। और आप स्पेसिफिकली किस चीज़ का फाइनेंशियल मॉडल बनाने जा रहे हैं, उसके लिए आपको कौन-कौन से एआई के टूल यूज़ करके मार्केट रिसर्च करनी है, तो वो हम लोग आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे। लेकिन अल्टीमेटली जब आप कोई फाइनेंशियल मॉडल बनाने जाते हैं, उसके लिए उस मार्केट को समझना बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो अब देखें, मैं अगर एक ऐसी मार्केट में जा रहा हूँ, जिस तरह मैंने देखा यार, ये जो हेल्दी फूड की मार्केट है, ये ग्रो कर रही है। तो अगर मैं एक ऐसी मार्केट में जा रहा हूँ जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि यार ये मार्केट तो ग्रो नहीं करेगी, ये तो बल्कि डिक्लाइन की तरफ शायद जाने वाली है, ठीक है? सर कोई देखिए, कन्वेंशनल जो लेयर्स थे ना, उसकी मार्केट हो सकता है कि शायद डिक्रीज करे ड्यू टू के ये जो लोगों में अवेयरनेस आ रही है ना हेल्दी फूड की, लेकिन हेल्दी फूड की मार्केट में ये पता है कि वो अब ग्रो करेगी आगे। तो अगर आप एक ऐसे कारोबार में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जो अपने आप में डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, तो वो पहले ही नंबर पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा आपके लिए कि क्या इस कारोबार में इन्वेस्टमेंट भी करनी है। तो उसके लिए पूरी की पूरी एक रिसर्च रिपोर्ट होती है। उस रिसर्च रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी सारे वेरिएबल्स और इनपुट हम लोग रिसर्च रिपोर्ट से लेते हैं, और उसको फिर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। उसके अलावा और क्या क्या मेन वेरिएबल्स चाहिए होते हैं हमें किसी भी फाइनेंशियल मॉडल को बनाने के लिए। फाइनेंशियल मॉडल मेनली स्टार्ट होता है इनपुट की शीट से, जहाँ से हम पे assumptions को ड्रा करते हैं। फिर उस हर assumption से रेलेवेंट मैंने डेटा कहाँ से पिक किया, वो मैं अपने फाइनेंशियल मॉडल में लिखूंगा, ताकि कोई भी पर्सन जो मेरी गैर मौजूदगी में फाइनेंशियल मॉडल को देख रहा हो, उसको वो अंडरस्टैंड हो सके। मैं अपने फाइनेंशियल मॉडल में बिल्कुल स्टार्ट में बता दूंगा कि मैंने जितने भी जो ब्लू सेल्स हैं वो बेसिकली हार्ड कोडेड हैं, और जितने भी ब्लैक सेल्स हैं वो बेसिकली फॉर्मूला लगा हुआ है। जितने भी बेसिकली ग्रीन है वो बेसिकली रेफर हुए हैं किसी और शीट से, ताकि कोई बंदा, किसी को ये देखना पड़े कि यार अच्छा ये चीज़ कैसे हुई है, तो वो सिर्फ F2 प्रेस करेगा, तो उसको एक तो F2 से, और उसके अलावा भी उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ब्लैक का मतलब है कि यहीं पे सारा फॉर्मूला, अच्छा ग्रीन ग्रीन का मतलब है कि ये इनपुट किसी जगह से ली हुई है, कहाँ से ली हुई है, तो वो फिर स्पेसिफिक उस जगह पे चला जाएगा। अच्छा, काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि जिस तरह से अब देखिए, ये 145 और ये मैंने सारी इनपुट ली हुई है ना सेल वॉल्यूम की। अब काफ़ी लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे भी इसको लिख देंगे और यहाँ पे भी ना इसको लिख देंगे। तो फ़ायदा क्या हुआ फिर? अगर आपने आपने अजम्पशन की शीट बनाई और यहाँ पे आपने अजम्पशन लिखी, और आपने रेवेन्यू में आके उसको दोबारा से लिख दिया, यहाँ पे पंच कर दिया, तो फिर इसका तो फ़ायदा नहीं हुआ ना इस शीट का। इस चीज़ का ये होता है कि काफ़ी दफ़ा आप एक अजम्पशन को दिखने जाते हैं ना, तो वो अजम्पशन के अराउंड और अजम्पशंस भी रेलिवेंट हो जाती हैं। तो आपको होता है अच्छा चलो, ये अजम्पशन तो मैंने देखी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे देखें, मैंने अजम्पशन देखी कि मेरा सेल वैल्यू है 145, अब नेक्स्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आया, क्यों? क्योंकि मैं एक से ज़्यादा शिफ्ट पे ऑपरेट करूँगा इन फ्यूचर। ठीक है, अब ये आंसर मुझे यहाँ से जाके मिला, जो मुझे यहाँ से शायद नहीं मिल सकता। तो ये आज की एक तरह की समझ लें कि एक बेसिक थी, जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया है कि फाइनेंशियल मॉडल होता क्या है, और उसके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको हमने फॉलो करके फाइनेंशियल मॉडल बनाना है, ताकि जब आप कल को किसी कंपनी में बैठ के फाइनेंशियल मॉडल बनाएं, और आपको कोई मॉडल कोई बंदा देखे उसको, तो उसको ये हो कि यार ये जिसने फाइनेंशियल मॉडल बनाया है, तो इसको पता है कि इंटरनेशनल या प्रोफेशनल लेवल पे फाइनेंशियल मॉडल्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे वर्क कर रहे होते हैं। वरना मैंने देखा बहुत टेक्निकल लोगों को बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाए होते हैं, लेकिन उसमें कलर कोडिंग नहीं हुई होती, उसमें रेफरेंसेस सही तरह से नहीं बने होते, उसमें फार्मूला बहुत कम्प्लेक्स लगे होते हैं जहाँ पे सिंपल फार्मूला लग सकते थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बज़ाहिर लग रही होती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती हैं प्रोफेशनली। तो ये आज की बेसिस थी, और मैं मीनवाइल आपके साथ ये फाइनेंशियल मॉडल भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप एक इसको जस्ट गो थ्रू कर लें। इसको हम लोग खुद स्क्रैच से बनाएंगे। ये एक समझ लें कि रियल टाइम फाइनेंशियल मॉडल था, जिसको मैंने अभी चेंज कर दिया है डमी डेटा से, लेकिन ये बिल्कुल एक रियल टाइम फाइनेंशियल मॉडल था जो मेरे दोस्त ने जो है ना मेरे साथ बैठ के बनाया था अपनी कंपनी के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोगों से मुलाकात करते हैं। जी सर, इसमें जो क्लाउड की इंस्टॉलेशन है वो भी आप क्लास में ही करवाएंगे या वैसे बता दें? नहीं, मैं क्लाउड की तो इंस्टॉलेशन क्लास में करा नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक, थैंक यू। अ, अच्छा सर। दो चीज़ें, ठीक है, एक क्लॉड है, और अगर जैसे हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी को पायलट की यूज़ करती है, लेकिन वो अल्टीमेटली दोनों एक्सेल के अंदर सेम तरह से ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इट्स अप टू यू कि अगर आप एक प्रोफेशनली यूज़ कर रहे हैं तो आप को पायलट यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी
जिस तरह से वो रिस्पॉन्स कर रहा होता है उसी तरह से क्लाउड भी रिस्पॉन्स कर रहा होता अच्छा सर काइंडली ये बताएंगे कि अगर जैसा कि किसी का पेड वर्जन नहीं है तो उसके है। लिए ये क्लास फिर यूजलेस है या उसको लेनी चाहिए? नहीं, देखें देखें फाइनेंशियल मॉडल तो देखें पहले ही बन रहे थे ना, अभी भी बन जाएगा फाइनेंशियल मॉडल। लेकिन अगर देखें, एक चीज़ तो क्रिटिकल है, ये जो क्लॉड विद इन एक्सेल है ना, इसका क्रैक तो मैंने नहीं देखा। क्लॉड कंपनी ने जो विद इन एक्सेल क्लॉड का जो दिया है ना मॉडल, वो दिया है पेड, ठीक है। अब दो दो तरीके होते हैं आपको एक मॉडल को यूज़ करने के लिए। एक होता है कि आप उसको विद इन यूज़ करें, और बेहतर तो ये कि विद इन यूज़ करें, वो ईजी हो जाता है। दूसरा क्या होगा कि फिर आपको अपनी पूरी की पूरी एक्सेल शीट ना उस चैट में वो करनी पड़ेगी, डंप करनी पड़ेगी, मतलब अटैच करनी पड़ेगी, तब भी आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा उस चीज़ का। मतलब एक है कि मैं यहाँ क्लाउड पे क्लिक करूँ और यहाँ पे मैं सारा वो विंडो आ जाती है, इंशाल्लाह कमिंग क्लास में देखेंगे। और उसको मैं पूरा वो प्रॉम्प्ट लिखूँ जो मुझे क्या करेगी, क्या कहेगी कि अच्छा यार ये फाइनेंशियल मॉडल बना हुआ है, इसके अंदर स्टिल ब्लैक सेल्स आ रहे हैं, लेकिन वो हार्ड कोडेड है, मतलब ये 131 लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, वो हाईलाइट करके मुझे दे देगी। दो दो तरीके से हाईलाइट हो सकते हैं ना, एक तो ये कि मैं वन बाय वन जाके एक एक सेल को जाके देखूँ, ठीक है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं वो रेलिवेंट प्रॉम्प्ट दे देता हूँ उसको, ठीक है, तो वो मुझे हाईलाइट करके बता देगा कि यार, अब वो हाईलाइट कैसे करेगा, या तो मैं इधर उसके साथ चैट करूंगा, या दूसरा तरीका क्या होगा कि मैं इस पूरी की पूरी फाइल को पिक करूंगा और अपनी चैट बॉक्स में, जो क्लाउड का चैट बॉक्स है या चैट जीपीटी का चैट बॉक्स है, उसमें जाकर मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, सेम प्रॉब्लम वहाँ लिखूंगा, वहाँ पे भी मुझे आंसर मिल जाएगा। तो सर काइंडली ये बात भी ज़रा जहन में रखिएगा कि क्लास में नॉन पेड वाले भी काफ़ी बैठे हुए होंगे, तो काइंडली आप उसके हाँ, ठीक हिसाब है, से भी थोड़ा गाइड कर दिएगा। ठीक है, ठीक है, नहीं वो बता रहा हूँ, वो उस तरह बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अच्छा सर, एक थोड़ी सी ये क्लास से हटकर बात है, मैं अभी कर दूं या सेपरेट? अ, अगर तो इससे बिल्कुल 100% रेलिवेंट हो तो भी कर लें, अदरवाइज अगर आपको थोड़ी स्पेसिफिक लग रही है तो फिर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सर मेरे आपका नंबर नहीं है एक्चुअली। आपने ना लिंक्डइन पे कुछ बैंक रिकॉन की कुछ वो डाली थी पोस्ट। हाँ, हाँ। तो मैंने उसमें रिकॉन लिखा था, लेकिन वो मुझे ईमेल नहीं आई जो आप कर रहे थे ना सबको, वो ईमेल मुझे नहीं आई। मुझे मुझे ना लिंक्डइन पे मैसेज कर दे। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, मैं भी सर आपका नाम ताला महमूद है ना उसमें लिंक्डइन में? जी जी जी, बिल्कुल, तो हाँ मैं ठीक है, मुझसे मैसेज कर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोगों से होती है ठीक है, मुलाकात। खुदा अपना हाफिज ख्याल सर। रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।